नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। और विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं 13 जुलाई 2020 के टॉप 10 करंट क्वेश्चंस की। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इसको। देखें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1। चालू वित्त वर्ष में किस बैंक को 8,000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए बोर्ड से मंजूरी मिल गई है? ऑप्शन है यस बैंक, केनरा बैंक, भारतीय स्टेट बैंक या बैंक ऑफ बड़ौदा। सही जवाब है विद्यार्थियों इसका केनरा बैंक। चालू वित्त वर्ष में केनरा बैंक को 8,000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए बोर्ड से मंजूरी मिल गई है, जिसकी आधे से अधिक राशि इक्विटी शेयर जारी करके इकट्ठी की जाएगी। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। ये प्रश्न बेहद ही महत्वपूर्ण है, आप इसको समझ लीजिए। एग्जाम में इस प्रश्न के आने की पूरी संभावना है तो इसको जरूर से आप लोग नोट कर लीजिए कहीं ना कहीं। चलिए देखते हैं यहाँ पर प्रश्न क्या है। भारत के किस वर्ष में बाघों पर किया गया सर्वे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। ऑप्शन है 2015, 2017, 2018, 2019। सही जवाब है विद्यार्थियों इसका 2018। भारत में 2018 में बाघों पर किया गया सर्वे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। बाघों पर किया गया सर्वे दुनिया का सबसे बड़ा सर्वे साबित हुआ। यह 1,21,337 वर्ग किलोमीटर में किया गया था। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा सर्वे शामिल हो गया है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। चलिए बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला प्रश्न देखें यहाँ पे। भारत और यूरोपियन संघ का 15वां शिखर सम्मेलन कब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किए जाने की घोषणा की गई है? ऑप्शन 12 जुलाई, 13 जुलाई, 14 जुलाई या 15 जुलाई। सही जवाब है विद्यार्थियों 15 जुलाई। भारत और यूरोपियन संघ का 15वां शिखर सम्मेलन 15 जुलाई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किए जाने की घोषणा की गई है। इस वर्ष शुरू में आयोजित होने वाले इस सम्मेलन को कोरोना वायरस की वजह से स्थगित कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 4। कोरोना के मामले में बढ़ोतरी होने की वजह से किस राज्य सरकार ने सभी यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं रद्द कर दी हैं? ऑप्शन केरल, गुजरात, दिल्ली या महाराष्ट्र। तो इसका सही जवाब है विद्यार्थियों दिल्ली। दिल्ली सरकार ने हाल ही में कोरोना मामलों की बढ़ोतरी होने की वजह से सभी यूनिवर्सिटी की आगामी परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। दिल्ली की सभी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम नहीं होंगे। इनमें सभी आगामी सेमेस्टर और टर्मिनल एग्ज़ाम भी शामिल होंगे। तो कोरोना को देखते हुए फैसला लिया गया है। जैसा कि हम जानते हैं इस प्रकार का फैसला उत्तर प्रदेश सरकार भी ले चुकी है। चलिए, स्थानीय कला, शिल्प और हथकरघा क्षेत्रों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया है? ऑप्शन कर्नाटक सरकार, केरल सरकार, गुजरात सरकार या पंजाब सरकार। सही जवाब है विद्यार्थियों कर्नाटक सरकार। कर्नाटक सरकार ने हाल ही में राज्य में स्थानीय कला, शिल्प और हथकरघा क्षेत्रों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया है, जिसके तहत दोनों समाज के
स्थानीय कला, शिल्प और हथकरघा क्षेत्रों में बढ़ावा देने के रास्ते पर ध्यान केंद्रित करेंगे। यानी राज्य और फ्लिपकार्ट दोनों ही स्थानीय कला, शिल्प और हथकरघा क्षेत्रों को कैसे बढ़ाया जा सकता है इसके बारे में प्रयास करेंगे। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। भारत के किस पड़ोसी देश ने हाल ही में दूरदर्शन को छोड़कर सभी भारतीय न्यूज़ चैनल का प्रसारण बंद कर दिया है? ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिए। ऑप्शन है नेपाल, भूटान, बांग्लादेश अथवा श्रीलंका। सही जवाब है इसका विद्यार्थियों नेपाल। तो नेपाल ने दूरदर्शन को छोड़कर सारे के सारे भारतीय जो टीवी चैनल हैं उन पर बैन लगा दिया है। कारण क्या है इसका? तो कारण है विद्यार्थियों कि नेपाल की तरफ से ये कहा गया कि भारतीय न्यूज़ चैनल में नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली, उनकी छवि को खराब किया जा रहा है। जैसा कि आपको पता होगा कि नेपाल की राजनीति में चीन की एक राजदूत हैं, महिला राजदूत हैं, उनका प्रभाव काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए भारतीय मीडिया ने कुछ इस प्रकार की खबरें चलाई जिसमें ये कहा गया कि चीनी राजदूत के पूरी तरह से प्रभाव में है केपी शर्मा ओली। यानी केपी शर्मा ओली वही करते हैं जो चीनी राजदूत कहती हैं। एक प्रकार से इन दोनों के बीच में प्रेम प्रसंगों को बताने का प्रयास किया गया भारतीय मीडिया के द्वारा। ये दिखाया गया कि ये बिल्कुल कब्जे में है चीनी राजदूत के, और ये वही करते हैं जो चीनी राजदूत कहती हैं। तो नेपाल ने कहा कि ये हमारे प्रधानमंत्री को डिफेम करने की एक साजिश है, इसलिए हम इसको पूरी तरह से बैन करेंगे और दूरदर्शन को छोड़कर के सारे जो प्राइवेट जो न्यूज़ चैनल्स हैं उनको बैन कर दिया गया है। ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किस देश ने हाल ही में दुनिया के सबसे बेहतरीन स्टील्थ फाइटर जेट्स को बनाने की घोषणा की है? तो पहले हम जान लेते हैं ये स्टील्थ फाइटर जेट क्या होते हैं। देखो विद्यार्थियों, फाइटर जेट तो सबको पता ही है, इन्हें हम हिंदी में कहते हैं लड़ाकू जहाज। अब लड़ाकू जहाज़ों के साथ एक समस्या ये है कि ये आसानी से राडार की पकड़ में आ जाते हैं। राडार इन्हें जो है डिटेक्ट कर लेते हैं और बता देते हैं कि कहाँ पर हैं ये, और ऐसे में फिर जो एयर डिफेंस सिस्टम होता है वो इन जहाज़ों को निशाना बना लेता है। लेकिन अब जो है इस प्रकार के जहाज आ रहे हैं जो राडार पर कैच नहीं होते हैं, जो राडार पर दिखाई ही नहीं देते हैं। ऐसे जहाज़ों को स्टील्थ जहाज कहा जाता है। यानी ये जहाज जब उड़ेगा तो राडार इसको पकड़ नहीं पाएगा, और जब पकड़ नहीं पाएगा तो एयर डिफेंस सिस्टम इस पर काम नहीं करता है। तो ऐसे जहाज़ों को कहा जाता है स्टील्थ फाइटर जेट्स, जो राडार की पकड़ से बाहर होते हैं। तो किसने घोषणा की है इस प्रकार के जहाज बनाने की? ऑप्शन है अमेरिका, जापान, चीन या भारत। सही जवाब है विद्यार्थियों इसका जापान। जापान ने हाल ही में दुनिया के सबसे बेहतरीन स्टील्थ फाइटर जेट्स को बनाने की घोषणा की है, जो कि 2 इंजन वाले होंगे और अगले कुछ साल में तैयार हो जाएंगे। साथ ही अमेरिका और जापान के बीच F-35 फाइटर जेट्स की डील भी हुई है। तो ध्यान रखेंगे, फाइटर जेट्स, स्टील फाइटर जेट्स बनाने की घोषणा की है सबसे बढ़िया जापान ने। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। यह भी सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों। प्रश्न नंबर 8, ध्यान रखिएगा इसको भी। हाल ही में ईरान किस महासागर में अपना स्थायी सैन्य बेस स्थापित करेगा? ऑप्शन प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, दोनों में या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब विद्यार्थियों इसका हिंद महासागर में। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स ने अंतर्राष्ट्रीय जल में अपनी उपस्थिति बढ़ाने के लिए हिंद महासागर में एक स्थायी सैन्य बेस स्थापित करने की योजना बनाई है।
इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स नेवी ने अब तक 2 नौसैनिक बेड़ों को हिंद महासागर में भेजा है। तो हिंद महासागर भविष्य में रणनीतिक दृष्टि से एक नया मैदान बन के उभर ही रहा है और निश्चित रूप से भारत इस मैदान का एक बेहतरीन खिलाड़ी साबित होगा, क्योंकि प्राकृतिक रूप से हमें यहाँ पर काफ़ी लाभ है। नेचुरली हमें काफ़ी एडवांटेज मिला हुआ है हिंद महासागर में, क्योंकि हमसे एक लंबी सीमा साझा करता है हिंद महासागर। आप देख रहे होंगे कि हिंद महासागर में चीन भी अपना प्रभाव लगातार बढ़ाने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि जिसका हिंद महासागर पर कब्जा होगा वही एशिया की अगली ताकत के रूप में उभर के सामने आएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। ये सवाल भी काफ़ी महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों। प्रश्न नंबर 9 ध्यान रखिएगा। हाल ही में किस देश की सरकार ने इस्तांबुल के हागिया सोफिया संग्रहालय को अदालत के फैसले के बाद एक मस्जिद में परिवर्तित कर दिया है? यानी एक म्यूजियम को मस्जिद में परिवर्तित कर दिया गया है। किस देश में? ऑप्शन अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तुर्की। कौन सा है जवाब? विद्यार्थियों इसका सही जवाब है तुर्की। तो टर्की में ऐसा हुआ है, आप देख सकते हो व्याख्या में। हाल ही में टर्की सरकार ने इस्तांबुल के हागिया सोफिया संग्रहालय को अदालत के फैसले के बाद एक मस्जिद में परिवर्तित कर दिया है। हागिया सोफिया 6वीं शताब्दी में बीजांटिन सम्राट जस्टिनियन के तहत बनाया गया एक चर्च था। यानी पहले ये क्या था? एक चर्च था। 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल की विजय के बाद इसे ऑटोमन्स ने एक मस्जिद में बदल दिया। यानी पहले क्या था? ये एक चर्च था जिसे ऑटोमन साम्राज्य ने एक मस्जिद में बदल दिया। और आधुनिक तुर्की सरकार ने 1934 में इस मस्जिद को एक संग्रहालय बना दिया। यानी सबसे पहले क्या था? देखो, सबसे पहले एक चर्च था जिसको बनवाया था सम्राट जस्टिनियन ने। उसके बाद 1453 में तुर्की में ऑटोमन साम्राज्य आता है। ऑटोमन साम्राज्य ने इस चर्च को बना दिया मस्जिद। उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है। उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर से कुछ समय पहले ही 1934 में 1934 में क्या होता है? ये जो मस्जिद थी जो ऑटोमन्स ने बनाई थी, इसको इन्होंने चेंज कर दिया एक म्यूजियम में। अब क्या हुआ 2020 में कि इस म्यूजियम को फिर से चेंज कर दिया गया है एक मस्जिद में। तो ध्यान रखिएगा, हगिया सोफिया मस्जिद जो पहले एक संग्रहालय था उसको चेंज कर दिया है, ठीक है ना, उसको फिर से मस्जिद बना दिया है। पूरा इतिहास क्या है आप लोगों के सामने है। सबसे पहले चर्च था, चर्च से फिर मस्जिद बना, मस्जिद से संग्रहालय बना और संग्रहालय से फिर से मस्जिद बन गया। चलिए, प्लाज्मा बैंक की स्थापना करने वाला दिल्ली के बाद दूसरा राज्य हाल ही में कौन सा बन गया है? प्लाज्मा बैंक। तो प्लाज्मा बैंक पहला तो दिल्ली में है, ये भी ध्यान रखिएगा। दूसरा कहां पर बन रहा है? तो वो है असम में। चलिए, और आज के लिए अंतिम प्रश्न। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के किस पुलिस थाने को भारत के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा मिला है? काफी महत्वपूर्ण सवाल है ये। भारत का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना ऑप्शन है सुजानपुर पुलिस थाना, नादौन पुलिस थाना, बड़सर पुलिस थाना या भौरंज पुलिस थाना। सही जवाब है नादौन पुलिस थाना। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के नादौन जिले में नादौन पुलिस थाने को सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का अवार्ड मिला है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने विभिन्न मानकों पर देश के थानों की रैंकिंग जारी की है, जिसमें नादौन थाने को हिमाचल प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ थाना माना गया है। और आज के लिए अंतिम प्रश्न देख लीजिए विद्यार्थियों। किस पेमेंट्स बैंक ने हाल ही में नाबालिगों के लिए भविष्य बचत खाता लॉन्च किया है? ऑप्शन पेटीएम, फिनो, जियो या एयरटेल। सही जवाब है इसका विद्यार्थियों फिनो। हाल ही में फिनो पेमेंट्स बैंक ने बच्चों के लिए खास बचत खाता लॉन्च किया है।
इस बैंक ने 10 से 18 साल के बच्चों के लिए भविष्य बचत खाता शुरू किया है, जिसे मामूली रकम के साथ खुलवाया जा सकता है। तो बच्चों के लिए भविष्य बचत खाता लॉन्च करने वाला बैंक है फिनो पेमेंट्स बैंक, ध्यान रखिएगा। तो ये थे विद्यार्थियों हमारे टॉप 12 करंट क्वेश्चन जो कि 13 जुलाई से जुड़े हुए थे। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल एकलव्य PCS। और अगर वीडियो में कुछ नई जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।